साइकिल चलाते हुए मैं नदी में गिर गया, लेकिन जब बाहर निकला तो पता चला 10 साल बीत चुके थे। जो लड़की कुछ देर पहले तक क्लास में बैठकर मुझे मैथ पढ़ा रही थी, आज वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, फिर हंसते हुए पूछा, और मैं, मेरी शादी हुई? वो कुछ पल मुझे देखती रही, धीरे से बोली, हाँ। मैं मुस्कुराया, तुम झूठ बोल रही हो। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि झूठ बोलते ही उसके कान लाल हो गए थे। अपने 16वें बर्थडे पर मेरी माँ से जोरदार बहस हो गई। गुस्से में मैं तेज बारिश के बीच साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा। ध्यान भटका और सीधे पार्क की झील में जा गिरा। किसी तरह तैरकर बाहर निकला, लेकिन सामने का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। घास पर एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। जो लड़की दोपहर तक क्लास में सख्त चेहरे के साथ मुझे मैथ समझा रही थी, अब वही शांत और खूबसूरत दुल्हन बन चुकी थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या कॉस्प्ले कर रही हो? उसकी आंखों की चमक गायब थी, मेकअप आंसुओं से बह चुका था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। इस हालत में भी वो किसी मांगा की रॉयल हीरोइन जैसी लग रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा था, सड़क की लाइटें टिमटिमा रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर मजाक में कहा, मुझे तो याद नहीं कि मेरी इतनी कोल्ड और काम क्लासमेट कभी इतनी रोने वाली थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार मुझे देखती रही। मैंने इधर उधर देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? फिर बड़बड़ाया, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। बर्थडे वाले दिन सीधे झील में जा गिरा। पूरी स्कूल यूनिफॉर्म भी भीग गई। मैं अपनी बदकिस्मती का रोना रो ही रहा था कि अचानक वो उठी और मुझे कसकर गले लगा लिया, इतनी जोर से कि मैं सीधा उसके सीने से जा टकराया। मैं एकदम सन्न रह गया। उसके शरीर से हल्की फूलों की खुशबू आ रही थी। महक पहले जैसी थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सी परिपक्वता थी। उसकी नरम और गर्म बाहों में। मैं पहली बार था, शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी मेरे कंधे पर उसके गर्म आंसू गिरने लगे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, ऐसे ही पकड़ोगी तो मेरा दम घुट जाएगा। मेरी बात सुनते ही उसने मुझे और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया, मानो कभी मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती हो। मैं चाहकर भी जरा सा हिल नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने सिर झुकाकर उसके कंधे पर हल्का सा काट लिया। शायद दर्द हुआ, तभी उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी लाल आंखें कांप रही थीं। उसने कांपते हाथों से मेरा चेहरा छुआ, मानो यकीन करना चाहती हो कि मैं सच में उसके सामने हूँ। मैंने बेबस होकर कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई भूत हूँ? मैं ही हूँ, यूनमो। वो धीमे से बोली, मुझे पता है। उसकी भर्राई आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी ये हालत क्यों थी। तभी ऊपर कई तेज रोशनियां चमकी, चारों तरफ भागते कदमों की आवाजें गूंज उठी। एक लड़की टॉर्च लेकर हमारी तरफ दौड़ी और चिल्लाई, मिस आई, तुम सच में नदी में कूदने वाली थी क्या? मैं उसकी टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नदी में जा गिरी। उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर बुदबुदाई, भूत। कुछ देर बाद अफरा तफरी शांत हो गई। मैं कार की पिछली सीट पर बैठा, उसका मोबाइल बार बार देख रहा था। यकीन करना मुश्किल था, मैं सचमुच 10 साल बाद की दुनिया में आ चुका था। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठी लियू रुयान मुस्कुराई, फिर न्यूज एंकर की तरह मजाकिया अंदाज में बोली, जी हाँ यूनमो स्टूडेंट, अभी साल 2026 चल रहा है, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? मैंने सिर हिलाया। ये तो कमाल है। जिस लियू रुयान को मैं पहले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली समझता था, आज वही मर्सिडीज चलाने वाली सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया, वाह कमाल कर दिया बॉस। वो शर्माकर हंसी, अरे मैं तो बस अपनी कंपनी की सीईओ हूँ। फिर उसने बगल में बैठी लड़की की ओर इशारा किया, असल कमाल तो इसने किया है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वो हमेशा से होशियार थी। इतनी कामयाब होना उसके लिए स्वाभाविक था। तभी मेरी नजर उसकी वेडिंग ड्रेस और उंगली की फीकी पड़ चुकी शादी की अंगूठी पर गई। मैं मुस्कुराकर बोला, वैसे अभी तक तुम्हें शादी की बधाई नहीं दी, कांग्रेचुलेशंस। इतना कहते ही कार में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ पल बाद लियू रुयान ने माहौल हल्का करते हुए कहा, उसकी शादी की बात रहने दो, दूल्हा तो शादी वाले दिन ही भाग गया। अब मुझे समझ आया वो नदी किनारे अकेली बैठकर इतना क्यों रो रही थी। मैं अनायास बोल पड़ा, इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर कौन भाग सकता है? फिर दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया, अरे दुनिया यही खत्म नहीं हो जाती, एक गया तो क्या हुआ, आगे जिंदगी में और भी अच्छे लोग मिलेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसी लड़की को पति की कमी की चिंता करने की क्या जरूरत? सामने बैठी लियू रुयान भी हंस पड़ी, बिल्कुल, तुम्हें भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। देखो बसंत की शुरुआत है, चारों तरफ नए फूल खिल रहे हैं, नई शुरुआत का मौसम है। वो चुपचाप मुझे देखती रही। बसंत की धूप उसकी आंखों में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। कुछ पल बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, ठीक है अब मैं दुखी नहीं रहूंगी। चूंकि मैं अचानक भविष्य में आ गया था, कानूनी तौर पर मेरी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए लियू रुयान ने कहा, फिलहाल तुम इसके घर ही रह लो। मैं हैरानी से बोला, अपने घर क्यों नहीं? वो पीछे मुड़ी, आंखें घुमाकर हंसी, पूछ भी कैसे रहे हो? तुम तो सालों पहले पूरे परिवार के साथ विदेश शिफ्ट हो गए थे, हम पुराने दोस्तों को छोड़कर चले गए और अब पूछ रहे हो घर कहाँ है? मुझे क्या पता पैसिफिक ओशन के किस कोने में रहते हो। मैंने उसकी तरफ देखा, वो सिर झुकाए मोबाइल पर कुछ काम कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यही सच है, लेकिन एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था, आखिर मैं विदेश क्यों चला गया? तभी लिफ्ट रुक गई। लियू रुयान ने हंसते हुए मुझे बाहर धक्का दिया, ज्यादा मत सोचो, अब हमारे पास पैसे हैं, आराम से रहो, खुलकर खर्च करो और जिंदगी एंजॉय करो। हम तुम्हारी तरह पुराने दोस्तों को छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। दरवाजा खुलते ही मैं हैरान रह गया। सामने ऊंची छत वाला एक शानदार विशाल अपार्टमेंट था। फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के बाहर नीलम सा शांत समंदर फैला था। दूसरी तरफ शहर का सबसे आलीशान इलाका चमक रहा था। मैं खुशी से उछल पड़ा। मुझे मैथ क्लास का वो सपना याद आ गया जिसमें मैं बिल्कुल ऐसे ही लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहा था। नींद खुलने के बाद भी मैं मुस्कुरा रहा था। तभी मैथ टीचर ने चौक मारकर पूरी क्लास के सामने मेरा सपना सुनाने को कह दिया था। उस दिन शर्म के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं हंसते हुए बोला, याद है वो किस्सा? दोनों खिड़की के सामने खड़े थे, पीछे से आती रोशनी में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। दोनों ने एक साथ कहा, याद है, भीग जाने की वजह से उसने मुझे नहाने भेज दिया। जैसे स्कूल में धैर्य से मुझे मैथ समझाती थी, वैसे ही पहले पानी
पानी का सही टेम्परेचर सेट किया, फिर अपने असिस्टेंट से मेरे लिए नए कपड़े मंगवा दिए। मैं मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, भविष्य में आकर तुमसे फिर मिलना, सच में बहुत अच्छा लगा। उसके हाथ में पकड़ा हेयर ड्रायर एक पल को रुक गया। अब वो वेडिंग ड्रेस की जगह आरामदायक कैजुअल कपड़ों में थी। स्कूल वाली मासूम लड़की की जगह उसके चेहरे पर परिपक्वता और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो समय ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया हो। अगले ही पल उसने हेयर ड्रायर फिर से चालू कर दिया। वो हमेशा की तरह कम बोलती थी। उसने मुझे सोफे पर बैठाया और खुद पीछे खड़ी होकर मेरे बाल सुखाने लगी। ये काफी करीबी एहसास था, लेकिन उसके चेहरे पर सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरा 16 साल का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक परिपक्व और बेहद खूबसूरत महिला बन चुकी थी। हम दोनों की असली उम्र तो एक ही थी, लेकिन वक्त ने हमारे बीच जैसे 10 साल का फासला ला दिया था। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अब तो तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो गई हो, तो तुम्हें दीदी बुलाऊं या आंटी? हेयर ड्रायर की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने मेरे बिखरे बालों पर हल्के से हाथ फेरा। मैंने देखा उसकी अनामिका में शादी की अंगूठी अब नहीं थी। वो मुस्कुराई, जो मन करे बुला लो, दीदी या आंटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, वैसे मेरा फ्यूचर कैसा है? मैं आगे चलकर क्या करता हूँ? थोड़ा रुककर मैंने कहा, अजीब है, अब तक मुझे अपने बारे में एक भी जानकारी नहीं मिली। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, जो जानना है मुझसे पूछ लो। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन बाद में तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, है ना? वो शांत स्वर में बोली, फिर भी तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना बता सकती हूँ। खिड़की से आती धूप पूरे लिविंग रूम में फैली थी। सब कुछ साफ और चमकदार दिख रहा था, ठीक उसकी आंखों की तरह, जिनमें जरा भी झूठ नहीं था। मैं मुस्कुराया, ठीक है, पहला सवाल, क्या मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाया? ये पूछते ही मुझे स्कूल का एक पुराना दिन याद आ गया। हम दोनों ने अभी अभी एक ही बेंच पर बैठना शुरू किया था। उस दिन क्लास टीचर ने सबको चार्ट पेपर पर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी लिखने को कहा। शाम की सुनहरी धूप पूरी क्लास में फैली थी। वो मेरी बगल में खड़ी थी। उसने बिना सोचे अपना जवाब लिख दिया। जिसका गोल साफ हो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने पूरे आत्मविश्वास से 4 बड़े अक्षरों में अपनी पसंद लिख दी और मैं काफी देर तक खाली जगह को घूरता रहा। जब टीचर पास आए तो घबराकर जल्दबाजी में एक यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। उसने मेरी तरफ अजीब सी नजर से देखा। थोड़ी देर बाद टीचर ने चार्ट पूरी क्लास के सामने टांग दिया। बीच में 2 नाम सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे, ऊपर उसकी सुंदर लिखावट और ठीक नीचे मेरी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, नानजिंग यूनिवर्सिटी। पूरी क्लास हंस पड़ी, यहाँ तक कि टीचर भी मुस्कुरा दिए। शर्म के मारे मेरा मन कर रहा था कि डेस्क के नीचे छिप जाऊं। मैंने तो बस घबराहट में यूं ही लिख दिया था। फिर मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। उसने अपना गोरा सा हाथ गाल पर टिकाया हुआ था, लेकिन मेरी तरफ देखा तक नहीं। धीरे से बोली, हाँ, तुम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए थे। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, लेकिन उसके पीछे हल्की सी उदासी भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं हंसते हुए बोला, तो इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। आखिर टीचर बनकर रोज इतनी मेहनत जो करती थी इस नालायक स्टूडेंट पर। उसने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, ये तुम्हारी अपनी मेहनत थी। मेरे गाल गर्म हो गए। मैंने मुश्किल से अपनी मुस्कान छिपाई। उसने मेरी तारीफ की थी। स्कूल के दिनों में ऐसा लगभग कभी नहीं होता था। वो हमेशा टेक्स्ट बुक की तरह शांत और तर्कसंगत रहती थी। उसकी भावनाएं शायद ही कभी चेहरे पर दिखती थीं। यहाँ तक कि जब मैथ में लगातार 3 बार मेरे सबसे कम नंबर आए, तब भी उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। फिर मेरा हाथ पकड़कर जब मैं भागने लगा, शांत स्वर में बोली, बैठो, सीधे बैठो। उसकी नजर में जिस स्टूडेंट को उसने पढ़ाना शुरू किया हो उसे हार मानने की इजाजत नहीं थी। ट्यूशन के बाद हम रोज साथ घर लौटते थे। वो मेरी साइकिल की पिछली सीट पर बैठती और मैं उसे उसके घर छोड़ने जाता। वो चुपचाप मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लेती और ठंडी हवा हमारे पास से गुजरती रहती। मेरे कानों में हवा की सरसराहट गूंज रही थी। यादों में साइकिल के पहिए चांदनी से भीगी सड़क पर घूम रहे थे। तभी घर का मेन डोर अचानक खुल गया। मैं वर्तमान में लौट आया। दूसरा सवाल पूछने का मौका भी नहीं मिला। सामने सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया, कहीं यही तो वो दूल्हा नहीं जो शादी वाले दिन भाग गया था। मैं घबराकर उठने ही वाला था कि किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी हथेली की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। वो हमेशा की तरह शांत थी। उसने उस आदमी की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आने के लिए बुलाया था। उसकी आवाज सुनते ही वो असहज हो गया। बैग दरवाजे के पास रखकर सिर झुकाया। सॉरी, मैं अभी चला जाता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत लौट गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने उलझन से उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम उसे पहचान नहीं पाए? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आया। तब उसने याद दिलाया, याद है, मंथली एग्जाम से पहले मैं बीमार पड़ गई थी। तुम मुझसे मिलने घर आए थे, उसी दिन उससे मिले थे। उसकी बात सुनते ही मेरी यादें धीरे धीरे उस दिन की तरफ लौटने लगी। वो फाइनल एग्जाम से ठीक पहले का समय था, जब मैं पहली बार उसके घर गया था। वो घर अंधेरा और उदासी से भरा हुआ था। उसी दिन मैंने पहली बार उसकी दुनिया देखी थी। उसने पीले चेहरे के साथ दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में एक आदमी की तस्वीर पर फूल चढ़े थे। सामने अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जल रही थीं। पूरे घर में दवाइयों की तेज गंध फैली थी। तस्वीर के सामने एक बुजुर्ग दादी घुटनों के बल बैठी थी। उनके सफेद बाल, दुबला शरीर और बेरंग चेहरा देखकर दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से नमस्ते कहा, लेकिन उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। उसने मेरे लिए चप्पल रखी। जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से छुई तो मैं चौंक गया। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। स्कूल में वो हमेशा साफ सुथरी और आत्मविश्वासी रहती थी, लेकिन उस दिन उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। ऐसा लगा जैसे चमकता चांद अचानक धुंधला पड़ गया हो। वो मुझे उस घुटन भरे कमरे से अंदर ले गई। गलियारे में पीली धुंधली रोशनी जल रही थी। तभी बाईं तरफ के बेडरूम से किसी की खांसी और धीमी सांसों की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर बिस्तर पर लेटी एक महिला का पीला हाथ कंबल से बाहर दिख रहा था। वो उसकी माँ थी। उन्हें देखकर साफ था कि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। बाहर तेज दोपहर की धूप थी, लेकिन उस घर के अंदर मानो हमेशा के लिए
अंधेरा उतर आया हो। उस पूरे घर में रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। हर तरफ बीमारी, दर्द और उदासी पसरी हुई थी। मेरा दिल भारी हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी जगह पे बड़ी हुई होगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, धीरे से बोली, अंदर आओ। कमरा बेहद साफ सुथरा था, लेकिन बहुत छोटा। बस एक बिस्तर और पढ़ाई की मेज कुर्सी के लिए ही जगह थी। मेज पर किताबों का ऊंचा ढेर लगा था। मैं कुछ पल चुप रह गया। ये सब मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मुझे हमेशा लगता था कि वो किसी खुशहाल और संपन्न परिवार से होगी। तभी उसने मेरे सामने हाथ हिलाया। चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। यूनमो, किस लिए आए हो? कोई सवाल समझ नहीं आया क्या? मैं होश में आया। वो, सुना था कि तुम बीमार हो, इसलिए नोट्स और एग्जाम सिलेबस की कॉपी बनाकर लाया हूँ। मैंने बैग से कॉपियां निकाली, फिर जेली, 2 डिब्बे चॉकलेट्स और ढेर सारे छोटे छोटे स्नैक्स मेज पर रख दिए। उन्हें देखते ही मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, अब तो मैं बुरी तरह पकड़ा गया। मैं खाने पीने की चीजें ही निकालता रह गया। वो हल्का सा खांसी, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे इस तरह खुलकर मुस्कुराते मैंने बहुत कम देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल उस कविता की तरह, जिसे मैं कई बार पढ़कर भी कभी समझ नहीं पाया था। उसकी मुस्कान ने जैसे उस उदास कमरे का अंधेरा कुछ पल के लिए मिटा दिया। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक दुबला पतला लड़का झांकते हुए बोला, दीदी, अब तबीयत कैसी है? उसे देखते ही मैं चौंक गया। चेहरा बदल चुका था, लेकिन आंखें वही थीं। मैं मुस्कुरा पड़ा। ये फांग युआन है। वो उसके सौतेले पिता का बेटा था। मुझे बस इतना याद था कि उसकी माँ के गंभीर बीमार पड़ते ही उसका सौतेला पिता सारे पैसे लेकर भाग गया। फिर तलाक हो गया और उसके कंधों पर छोटे भाई की जिम्मेदारी भी आ गई। इतनी मुश्किल शुरुआत के बाद भी उसने हार नहीं मानी। हर तकलीफ से लड़ते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंची। अब वो सब सिर्फ बीती यादें थीं। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेरकर धीमे से कहा, तुमने बहुत कुछ झेला है इतने साल, ये सब कैसे सह पाई? वो कुछ पल चुप रही। मुझे अपने घर की याद आ गई। उसके मुकाबले मेरा परिवार कितना खुशहाल था। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन सुकून और सम्मान से जरूर जी रहे थे। मेरे पापा एक छोटे से फ्लावर शॉप चलाते थे। गोल मटोल, हमेशा हंसते रहने वाले इंसान, जिन्हें देखकर किसी का भी मूड अच्छा हो जाए। माँ गारमेंट्स का काम करती थी। गुस्सा आते ही उनका पसंदीदा डायलॉग होता, दफा हो जाओ। मैं उनका इकलौता बेटा था। एक बार दादाजी ने दूसरे बच्चे की बात छेड़ी तो पापा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, एक बच्चा ही काफी है। इतना ही शौक है तो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ डांस कीजिए। बस फिर क्या था, दादाजी ने उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहाँ किसी बात का डर नहीं था। एग्जाम में कम नंबर आने पर भी डांट की चिंता नहीं होती थी। मेरे माता पिता बस यही चाहते थे कि मैं हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहूं, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत बीमार रहता था। हर समय गले में उनका दिया ताबीज पहने रहता था। बहुत मुश्किलों के बाद मैं 16 साल का हुआ और तभी मेरी तबीयत सुधरनी शुरू हुई। लेकिन उसी समय माँ बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपनी ट्यूमर रिपोर्ट मुझसे छिपा रखी थी। समझाने के बावजूद ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। मेरे 16वें बर्थडे पर इसी बात को लेकर हमारी जोरदार बहस हुई। डॉक्टर ने कहा था ट्यूमर बिनाइन है, समय पर इलाज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ हर बार कहती, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, पहले तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ लूं, फिर हॉस्पिटल चली जाऊंगी। फिर मुस्कुराकर छेड़ती, तुम्हें तो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना है ना? इतने कम मार्क्स लेकर एडमिशन कैसे मिलेगा? चलो पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उनकी जिद के आगे मेरी एक नहीं चलती थी। गुस्से में मैं साइकिल लेकर घर से निकल गया। जाते जाते चिल्लाया, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी तो मैं अभी पढ़ाई छोड़ दूंगा। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। गुस्से में मैं कई किलोमीटर तक साइकिल चलाता रहा, लेकिन सच तो ये था, मैं स्कूल नहीं हॉस्पिटल जा रहा था ताकि माँ की बीमारी के बारे में खुद पता कर सकूं। लेकिन रास्ते में मैं नदी में गिर गया। ये सोचते ही मेरा दिल घबरा गया। मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे। मैंने तुरंत पूछा, मेरी माँ अब ठीक है ना? और मेरे नदी में गिरने के बाद क्या हुआ था? वो धीरे से बोली, हाँ आंटी अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे हादसे के बाद उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होने का फैसला कर लिया था। ऑपरेशन भी सफल रहा। ये सुनते ही मैंने राहत की लंबी सांस ली, फिर मुस्कुरा कर कहा, देखा आखिर मेरी जिद काम आ ही गई। इतना कहते ही उसने हल्के से मेरी पेशानी पर उंगली से टपकी मारी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर नजरों से मुझे देखते हुए बोली, यूनमो। उसकी आंखों में जरा भी मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर स्वर में बोली, आज के बाद कभी भी गहरे पानी के पास मत जाना, समझे? मैंने उसे शायद ही कभी इतने सख्त लहजे में देखा था। ऐसा लगा जैसे मैंने उसके सबसे बड़े डर को छू लिया हो। मैं चुपचाप सिर हिलाकर बोला, ठीक है अब नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद हम सिनेमा हॉल पहुंच गए। धीरे धीरे पूरा थिएटर भरने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, इसकी प्रेजेंस तो सच में कमाल की है। पास बैठी लियू रुयान मेरे कान में फुसफुसाई, अब समझे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं, इन 10 सालों में तुम्हारे बिना ये कितनी डरावनी हो गई थी। तभी एक परछाई हमारे सामने आकर रुकी। प्रोजेक्टर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गहरी नजरें देखते ही लियू रुयान गर्दन सिकोड़कर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। फिल्म शुरू होने वाली थी। वो मेरे बगल में बैठी थी। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास की वजह से आसपास बैठे लोग बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर मुझे स्कूल का एक दिन याद आ गया। उस दिन टीचर पूरी क्लास को फिल्म दिखा रहे थे। वो नई रिलीज हुई साइफाई एक्शन मूवी थी। जैसे ही स्क्रीन पर शुरुआती लोगो आया, मेरी यादें फिर उसी क्लासरूम में लौट गईं। अंधेरे कमरे में स्क्रीन की रोशनी चमक रही थी। चारों तरफ बच्चे फिल्म में डूबे थे और मैं उससे कुछ कहना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो फिल्म नहीं, लगातार मुझे ही देख रही थी। शाम की ठंडी हवा में फूलों की खुशबू घुली थी। उसकी आंखों की तारीफ के लिए दुनिया के सारे शब्द कम पड़ जाते। लेकिन उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, बहुत खूबसूरत। मैं कुछ पल के लिए खो गया। यहाँ तक कि फिल्म के बारे में क्या पूछना था वो भी भूल गया। फिर अचानक बोल पड़ा, कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे घर आओगी? वो एक पल चौंकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, आऊंगी। यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन 10 साल बाद भी वो ठीक उसी तरह मुझे देख रही थी। फिल्म में उसकी
कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, एक